हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उसमें हमें बताना है कि कौन सा एक एपी बन रहा है, मतलब कौन सा एपी की फॉर्म में है और कौन सा एपी की फॉर्म में नहीं है। अगर वो एपी की फॉर्म में है तो उसमें रीजन भी बताना है कि वो क्यों है। तो कोई भी अगर सीक्वेंस अगर एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन पहले जो बुक चलती थी उसमें रोड सेफ्टी का क्वेश्चन भी था, और इसको आपको ऐसे समझना चाहिए जैसे मान लो कि कहीं पे भी दो प्लेसेज है, जैसे ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, और ए से बी की जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं कि मान लो यहाँ पे मैंने 10 किलोमीटर ले ली, और आप एक टैक्सी के अंदर बैठते हैं और टैक्सी वाला आपको बोलता है कि आपकी 1 किलोमीटर की तो जो किराया है, मतलब फेयर जो है वो आपके ₹15 लगेंगे, और बाकी एडिशनल जो किलोमीटर है उसके लिए ₹8 लगेंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो इसने बता रखा है ₹15, और आगे एडिशनल जितना किलोमीटर हम जाएंगे उसके है ₹8। तो ये क्या एक एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो हम इसको एपी की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो सबसे पहले जो किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो ₹15 है, तो हम एपी में इसको सबसे पहले से लिख देंगे 15। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर का है, सेकंड किलोमीटर का किराया है 8, और टोटल जो किराया है वो कितना हो गया यहाँ पर 23। तो सेकंड जो किलोमीटर है उसका जो किराया है वो हो जाएगा 23। फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर जाते हैं तो फिर से 8 ऐड हो जाएगा, और फिर 3 किलोमीटर जाने के बाद में जो कंप्लीट जो रुपए आएंगे 8 ऐड करने पे वो आएंगे 31। तो जो A3 हमारे पास आएगा एपी में वो आ जाएगा 31। फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर जाएंगे तो फिर से इसमें 8 ऐड होगा, और फिर कितना जाएगा इसमें 39। तो जो ये सीक्वेंस बन रहा है ये एपी है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ आ गया 39। अब डैश डैश लगा देंगे आगे, क्योंकि हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वो कितने किलोमीटर जा रहा है। हालांकि वो मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ऐसे दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है टैक्सी का, और एडिशनल के लिए ₹8 है। तो जो ये सीक्वेंस बनेगी ये एपी है या नहीं है, तो हम इसको एपी के लिए चेक करेंगे। तो ये सबसे जो पहला टर्म है उसे हम बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म उसे हम बोलते हैं A2, थर्ड टर्म उसको हम बोलेंगे A3, और यहाँ पर ये आ गया A4, और सो होने से आगे से चलता जाएगा ये। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D = A2 - A1। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि ये एक एपी है तो हम एक बार ही निकालते हैं, लेकिन इसमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो कितनी बार चेक करेंगे, 3 बार। तो A3 - A2, और यहाँ पे आएगा A4 - A3। फिर से यहाँ पे हम चेक करेंगे तो A2 की जगह रखेंगे 23 - 15 इक्वल टू यहाँ 31 - 23 इक्वल टू 39 - 31। अब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, और यहाँ भी 8 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी जगह सेम आ रहा है, तो ये एक एपी की फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं इट इज एन एपी, और इसका रीजन भी लिखना है कि ये एपी है तो क्यों है, क्योंकि कोई भी एपी अगर है तो इसका रीजन एक ही है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका सॉल्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हो अगर बोर्ड एग्जाम 1 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कोई भी सिलेंडर है जिसके अंदर से एयर मतलब एक तरह से प्रेजेंट है, और उसमें एयर जो प्रेजेंट है उसमें एक बार में जो पंप द्वारा जो एयर बाहर निकल रही है 1/4 पार्ट उसका निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पर अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो तो होता है πr²h। हालांकि उससे करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा समझने में भी दिक्कत आएगी। मैं आपको फॉर्मूला तो लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके हमारे पास ना तो रेडियस है ना हाइट है, तो इस फॉर्मूले को लगाने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऐसा हम लेट कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं जो 1/4 से कटता हो। तो मैं यहाँ पे किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम लेट कर लेता हूं, लेट वॉल्यूम। अब जो फोर का डिवाइड है ऐसा वॉल्यूम हम सोच लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया यहाँ पे 64 यूनिट
क्यूब, क्योंकि यूनिट भी हमारे पास नहीं है कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है या फिर किलोमीटर में, तो हम यूनिट क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के आगे हमेशा क्यूब आता है, जैसे वो किसी भी जगह का वॉल्यूम हो। तो 64 ले लिया। अब हमारे पास जो सिलेंडर है उसका वजन हमने यहाँ पे 64 लिया, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसे मानेंगे A1, वो कितना हो गया 64। अब हर बार 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। 1/4 पार्ट इसमें लिखा हुआ है वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जो सिलेंडर के अंदर जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। अब जैसे इसका हम 1/4 पार्ट बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, कितना बचेगा? जैसे मान लो पहले सबसे पहले निकालते हैं 64 का 1/4 पार्ट। अब इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 16, 4 से काटेंगे यहाँ 1 टाइम, फिर आएगा 2 और फिर काटेंगे इसको 6 टाइम, तो 16 आ गया। अब मतलब 64 एक तरह से मान लो यूनिट क्यूब उसमें था और 1/4 बाहर निकलेगा, तो जब हम A2 निकालेंगे यहां से तो 64 तो पहले था ही, उसमें से कितना कम हो गया 16। अब 16 कम करेंगे तो A2 जो हमारे पास आएगा यहाँ से 64 में से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा 48। अब जो हमारे पास रिमेनिंग बचा उसका भी 1/4 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे फिर से निकालते हैं 48 का 1/4 पार्ट। अब इसका 1/4 निकालेंगे तो यहाँ आएगा 12 है। अब जो 48 बचा है इसका भी 1/4 पार्ट बाहर निकलेगा, तो मतलब जब A3 निकालेंगे तो A3 कितना आएगा 48 माइनस 12 है, और यहां से 12 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 36। तो ये हमारे पास A3 आ गया। अब हम चाहें तो A4 भी निकाल सकते हैं। A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 36 आया है इस 36 का 1/4 पार्ट फिर से करते हैं, 1/4 करेंगे तो यहाँ आएगा इसका 9। अब 9 माइनस करेंगे 36 में तो A4 आएगा, A4 इक्वल टू 36 माइनस 9। अब यहां से A4 निकालेंगे तो A4 इक्वल टू इसमें से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 27। अब इसको लिखते हैं AP की फॉर्म में, तो AP की फॉर्म में सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास हमने लेट किया था 64, फिर सेकंड टर्म हमारे पास आया है यहाँ पर 48, फिर थर्ड टर्म हमारे पास आया है 36 और फिर फोर्थ टर्म यह आया है यहाँ पर 27। अब इसको चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे D इक्वल टू हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, और क्या चेक करते हैं A3 माइनस A2, और क्या चेक करेंगे A4 माइनस A3। अब A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारे पास यहां पर है 48, 48 माइनस 64 तो यहां आएगा माइनस का 16। फिर इसके बाद में A3 माइनस A2 करेंगे तो 48 माइनस सॉरी यहां आएगा 36 माइनस 48। अब 36 में से 48 घटाएंगे तो माइनस का 12 आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ A4 है दे रखा है 27, 27 माइनस 36 तो फिर यहाँ आएगा माइनस का 9। आप ध्यान से देखोगे तो जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ आ रहा है माइनस 16, यहाँ आ रहा है माइनस 12 है, यहाँ आ रहा है माइनस का 9, जबकि ये सेम आना चाहिए था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इट इज नॉट AP। और रीजन क्या है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी की तरह ये क्वेश्चन है। एक कुआं खोदते हैं और उसमें जो फर्स्ट मीटर, एक मीटर को जो एक तरह से खोदेंगे उसके जो रुपए है वो है 150 रुपए, और उसके बाद में जो एडिशनल मीटर है उसके लिए है 50 रुपए। तो हम यहाँ पर जो A1 लेंगे वो कितना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो मीटर है उसको खोदने के जो रुपए ले रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 150 रुपए। तो A1 इक्वल हो गया 150। अब जैसे ही अगर 2 मीटर खोदते हैं कुएं को तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे पर मीटर के एडिशनल। स्टार्टिंग में 150 है फर्स्ट मीटर के लिए और उसके बाद 50 रुपए ऐड होते जाएंगे। जब A2 निकालेंगे यहां से तो कितना आएगा 150 प्लस 50 और 200, और ये सभी रुपए में है। फिर उसके बाद में A3, अब A2 के कितने लग चुके हैं यहाँ पे 2 मीटर के 200 रुपए हैं, तो फिर 3 मीटर के कितने जाएंगे 50 और ऐड जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 250 रुपीज। A4 निकालेंगे तो A4 में 250 प्लस 50 और ये आ गया 300 रुपए। AP की फॉर्म में लिखते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म यहां पर है 150, सेकंड टर्म है 200, थर्ड टर्म है 250
और फोर्थ टर्म है 300। सो इस तरीके से चलता जाएगा। अब डिफरेंस ये करना है कि एपी है या नहीं है, तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 200 माइनस 150, फिर उसके बाद में A3 दे रखा है 250 माइनस 200, A4 दे रखा है 300 माइनस 250। और सभी जगह हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी 50 आएगा और यहाँ भी 50 आएगा और यहाँ भी 50 आएगा। अब कॉमन डिफरेंस अगर किसी भी एपी में सेम है तो वो एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज एन एपी। और कारण आप लिख सकते हो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट करें। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दे रखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है 8 रेट, और जो रेट है वो है 8% पर एनम, मतलब एनुअली दे रखा है। एक साल में जो ब्याज मिलता है वो 8% मिलता है। अब यहाँ पर एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज से पहले आपने कभी पढ़ा भी होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल है, कोई भी हमारे पास एक तरह से रुपए है, उसमें ओनली जो रुपए हमने जमा कराए बैंक में उसी का ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमने जमा कराए हैं, मतलब एक तरह से ब्याज का भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और जो हमने डिपॉजिट किए हैं अकाउंट के अंदर वो ओनली किया है 10,000। तो सबसे पहले हमने डिपॉजिट किया, तो जो डिपॉजिट किया उसी को हम A1 मान के चलेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 10,000 था अकाउंट के अंदर। अब जैसे ही एक साल कंप्लीट होएगी तो जो हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट से जो ब्याज मिलेगा वो हम निकालेंगे और वो ब्याज इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड सीआई का फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अभी एसआई का फॉर्मूला तो है, एसआई इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये तो एसआई का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वहां डायरेक्ट अमाउंट निकलती है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर T। जितना हम टाइम इसमें डालते हैं उतने टाइम का कंप्लीट अमाउंट निकल के आता है। जैसे मान लो कि हमने 10,000 रुपए जमा कराए, और जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2 साल 3 साल जितने का निकालेंगे उतने साल की कंप्लीट अमाउंट आ जाएगी इसके अंदर, और इसमें ओनली इंटरेस्ट आता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। और क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जमा कराए थे 10,000 रुपए, अब एक साल का निकालते हैं तो एक साल के लिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे कितना, 10,000। तो प्रिंसिपल तो है 10,000, और जो रेट है वो दे रखी है हमारे को 8%। और टाइम जो है वो अपन एक एक साल का अलग अलग निकालेंगे, जैसे पहले एक साल का निकालेंगे, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर वो एक एपी की फॉर्म में बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें चेक करना है। तो इफ t इक्वल टू 1 ईयर, अगर हम एक साल का अमाउंट निकालते हैं तो a इक्वल टू p मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t। तो a इक्वल टू प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हमें दे रखी है 8%, और यहाँ परसेंट को उठाने के लिए डिवाइड में 100 है, और पावर 1 क्योंकि टाइम एक ईयर ले रहे हैं यहाँ पे। तो अमाउंट जो आएगा हमारे पास यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे यहाँ आएगा 2 और ये 25, 4 से काटेंगे 2 टाइम, इसको 4 से काटेंगे 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 25, और 2 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 अपॉन 25, और पावर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 25 से काटेंगे इसको 1 टाइम, और ये कटेगा यहाँ पे 4 टाइम। मतलब जो अमाउंट है से मतलब एक साल का वो कितना बन के आएगा, a इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 27। अब 400 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 10,800। मतलब जो फर्स्ट ईयर है, पहली साल है, उसके अंदर 800 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, और एक साल बाद में 10,800 हो गए।
अब ये जो 10,800 है इसको हम ले लेते हैं A2, क्योंकि A1 हमारे पास ये है 10,800। अब हम निकालते हैं 2 साल बाद का, तो इफ t इक्वल टू 2 ईयर। अब मैं यहाँ पे इस पूरा फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ से समझ सकते हो, वही यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 है। हाँ, अगर अपन SI से करते हैं तो ये भी ले सकते हैं, जैसे अभी SI के अंदर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो है ना अब ये भी ले सकते हैं 10,800, तो अब ये फॉर्मूला लगा दो। अगर यही लगाना चाहते हो तो फिर प्रिंसिपल ये लेना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल यही 10,000 होगा, और टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 की जगह 2 आ रहा है, इसको हम सोल्व करेंगे वही 27/25 आएगा। तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे A3 निकालूंगा, अब डायरेक्ट समझ जाना, यहाँ से 10,000 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 27/25, ये इसको सोल्व करने पे आएगा पूरा ऐसे कैसे, यहाँ पावर 1 थी क्योंकि 1 ईयर था, अब 2 ईयर का निकाले तो पावर 2 आ जाएगी, मतलब में 27/25 मल्टीप्लाई 27/25 2 बार लिखूंगा, यहाँ से इसको काटेंगे, ये कटेगा यहाँ पे 4 बार मतलब 400, फिर 25 से काटेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा 16 टाइम। अब A3 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, तो ये आएगा A3 इक्वल टू 11,664। अब आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, 3 टर्म बहुत है, इसमें 2 बार ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया था मतलब 10,000, सेकंड टर्म हमारे पास आया 10,800 और थर्ड टर्म आया है 11,664। अब इसको एपी की फॉर्म में देखते हैं है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 हमारे पास है 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू, यहाँ A3 आया अभी 11,664 माइनस A2 है 10,800, इसको माइनस करते हैं तो ये तो आएगा 800, और 11,664 में से ये माइनस करते हैं तो पहले आएगा 4, फिर 6, फिर आएगा 8, और 800 कितना आ गया 64, यह है 800, यह है 864, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। It is not an AP तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट टेस्ट में 4 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। और इस क्वेश्चन में मैंने ओनली 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करें। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड का 4, जिसमें हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू -1 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1/2, और हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म में फर्स्ट टर्म तो है ही, मतलब जो हमारे पास a1 है वो तो कितना दे रखा है -1। अब A2 निकालना है तो A2 के लिए 2 फॉर्मूले हैं, और यहाँ पे आपको जस्ट पहले वाला टर्म दे रखा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं। मतलब A2 को हम क्या लिखेंगे A1 प्लस डी। A1 कितना है यहाँ पर -1 प्लस D कितना है 1/2। अगर हम -1 में प्लस हाफ जोड़ते हैं तो माइनस हाफ बचेगा, तो A2 हमारे पास आ गया कितना -1/2। फिर हम निकालते हैं A3 को क्या लिखेंगे A2 प्लस डी। A2 अभी आया -1/2 और D पहले से +1/2 है। अब ध्यान से समझे, जब भी 2 नंबर सेम आते हैं आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2 नंबर सेम और एक प्लस में और एक माइनस में, डायरेक्ट उनको कैंसिल आउट कर दो और यहाँ कितना आएगा 0। तो हमारे पास A3 है जो आ गया 0। अब राइट यहाँ पे करने थे 4 टर्म, तो अभी तक 3 आए हैं, तो A4 को हम क्या लिखेंगे A3 प्लस डी, और A4 निकालने के लिए A3 अभी आया 0 प्लस D है 1/2, तो 0 में कुछ भी ऐड करो वापस वही आना है, तो A4 इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो 4 टर्म हमें लिखने थे, और 4 टर्म हो गए, एक तो -1, एक हो गया -1/2, और एक हो गया 0 और एक 1/2। आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट 4 टर्म
सबसे पहले आया था -1 कोमा 1/2, वो भी माइनस का, फिर 0 और फिर उसके बाद में 1/2। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में जो ए है हमारे पास दे रखा है -1.25 और जो डिफरेंस है वो दे रखा है -0.25। अब फर्स्ट टर्म तो ये है ही, A1 इक्वल टू -1.25 और A2 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है A1 प्लस डी। A1 है हमारे पास -1.25 प्लस डी। अब यहाँ फॉर्मूले में तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे और ये है 0.25। जब भी दो नंबर माइनस के आते हैं तो वो एड होते हैं और साइन आता है माइनस का। अब -1.25 -0.25 इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा ये माइनस का 1.50। ये आ गया हमारे पास A2। अब निकालना है A3। A3 को हम क्या लिखेंगे A2 प्लस डी। A2 अभी भी आया है माइनस का 1.50 प्लस, अब ये जो D है वो फिर से माइनस का 0.25 है तो यहाँ माइनस आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। फिर निकालना है A4 निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे A3 प्लस डी। A3 अभी आया है माइनस का 1.25, अब प्लस यहाँ पर है लेकिन माइनस 0.25। ये कितना हो जाएगा माइनस का 2.00। अब इसको -2 भी लिख सकते हैं। कहाँ पे हाँ, तो भी तो -2 होगा। -2 A4 कितना आ गया -2। अब लास्ट में लिखेंगे 4 टर्म्स। सबसे पहले टर्म है माइनस का 1.25, सेकेंड टर्म जो आया है माइनस का 1.50, थर्ड टर्म आया है माइनस का 1.75 और जो फोर्थ टर्म है वो आया है माइनस का 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जांपल पहले भी आपको मैंने बताया है इससे पिछले वीडियो में, और अभी सेम वही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको ओनली फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दे ही रखा है, तो पहले इसको हम एपी की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। a इक्वल टू कितना दे रखा है 1/3। फर्स्ट टर्म को हम a भी बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। d इक्वल टू, जब हमें ये पता हो कि ये AP है पहले से तो हम a की बार निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ओनली यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। जब चेक करना हो तो हम 3 बार चेक करते हैं। A2 यहाँ पे दे रखा है 5/3 माइनस A1 हम यहाँ दे रखा है 1/3। हम 5/3 में से 1/3 घटाते हैं तो 3 LCM 5 माइनस 1 और ये आ जाएगा 4/3। तो ओनली कॉमन डिफरेंस पूछा था और फर्स्ट टर्म पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3 और फर्स्ट टर्म आ गया 1/3। इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो 4-5 क्वेश्चन है लेकिन मैंने एक बताया, बाकी आप खुद से ट्राई करें। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन बता दिया, जिसमें कॉमन डिफरेंस तो आया है 4/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि वो एग्जाम्पल में भी था और उस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से समझना है और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करें। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी क्वेश्चन मार्क चिन्ह, मतलब हमें ये पहले ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है, इफ दे आर फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स, और ये भी बताना है कि उसके अगले 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे। और मैंने वो एग्जांपल्स यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको हो सकता है कि नहीं आए हो, तो आप ओनली वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा जो आपको मतलब दिखने में जो हार्ड लगेंगे या फिर आपको नहीं आएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है 4th का 5th, जिसमें दे रखा है 3 और 3 + √2, 3 + 2 √2
और 3 प्लस 3√2। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म आता है उसे हम A1 ऐड करते हैं, सेकेंड टर्म है ये 3 प्लस √2, और यहाँ पे ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। AP है या नहीं है उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, और वो कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A2 और इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3। अब हम इसको घटाते हैं तो जो D इक्वल टू हमारे पास A2 है 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल, फिर A3 है 3 प्लस 2√2 माइनस। अब आपको ध्यान से समझना है, जब हम किसी सिंगल नंबर की जगह प्लस या माइनस का नंबर लेके आए तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी माइनस का यूज करके डायरेक्ट साइन भी चेंज कर सकते हो, या अगर आप ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब A2 की जगह हमें हमारे को दे रखा है 3 प्लस √2, तो डायरेक्ट 3 प्लस √2 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस √2, फिर इक्वल A4 माइनस A3। देखो A4 यहाँ पर है 3 प्लस 3√2 माइनस A3। अब A3 भी दो टर्म में, जब भी दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो तो उसके आगे अगर माइनस है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2√2। अब देखो ये तो सिंपल यहाँ पे 3 माइनस का है और ये प्लस का है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब दो नंबर सेम हो, एक माइनस का और एक प्लस का, तो उसे काट दो, और यहाँ आ गया ये √2। अब आगे चेक करते हैं A3 माइनस A2 में, यहाँ है 3 प्लस 2√2। अब ये माइनस इसमें लगाएंगे तो साइन चेंज कर देगा, -3 और ये -√2। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो आपको तुरंत ये समझना है उस ब्रैकेट की कंप्लीट साइन चेंज कर दो। ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का, अभी 3 से 3 कट गया। अब बात आती है यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पे √2 है। अब आपको समझना ये है, जब भी कोई रूट के नंबर को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो सबसे पहले रूट के अंदर देखना है, और रूट के अंदर अगर सेम टर्म होगी तो ही वो ऐड होगा, तो ही वो सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब रूट के नंबर तभी ऐड होते हैं, तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं जब रूट के अंदर सेम नंबर हो। तो यहाँ रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे भी रूट के अंदर 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। अगर अलग अलग होता तो ये ना तो ऐड होता ना सब्ट्रैक्ट होता। तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2। अब आपको उसके आगे देखना है, ये √2 है 2 और ये वाला √2 है 1। जब हम दो √2 में से एक √2 घटाएंगे तो ओनली √2 बचेगा। फिर आगे करते हैं इसको, इसमें देखो क्या है लिखा हुआ है 3 प्लस 3√2 माइनस 3, ये प्लस माइनस माइनस 2√2, ये वही 3 से 3 कट गया। सेम नंबर है रूट के अंदर तो हम घटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये √2 है 3 और ये √2 है 2। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, √2 3 √2 है और फिर माइनस में 2√2। अब इस रूट के नंबर को सेम को आप ऐसे मान के चलो कि ये x है, तो ये क्या बन गया 3x माइनस 2x, इसकी जगह x लिख दिया मैंने। अब 3x में से हम 2x घटाते हैं तो कितना आता है, ओनली x ही आता है। तो वैसे आप समझ सकते हो, जब भी रूट का नंबर सेम आएगा तो हम घटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये 3 √2 है और ये 2 है, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो ओनली 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या आ गया √2। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है और यहाँ भी √2 आ रहा है। तो कंप्लीट जो यहाँ पे ये जो कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम आ रहा है, √2, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, AP है, तो इट इज एन AP। अब ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 टर्म हम निकालेंगे वो 4 तक तो हमें दे रखा है। मतलब कौन कौन से निकालेंगे, A5, A6 एंड A7। A5 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, A5 को हम कैसे निकालेंगे, जब इससे जस्ट पहले वाला टर्म दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D, और A4 प्लस D करेंगे तो A5 इक्वल टू A4 कितना है, A4 है 3 प्लस 3√2 और D हमारे पास अभी आया था कितना, √2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रूट का नंबर तभी ऐड होता है, तभी सब्ट्रैक्ट होता है जब रूट के अंदर सेम हो। तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि √2 ये 1 है और ये √2 यहाँ 3 है और दोनों प्लस में है, तो ऐड होंगे 3 और 1 मिला के कितने होंगे 4। तो A5 जो हमारे पास वो आएगा वो कितना आएगा 3, ये तो अलग है यहाँ पे टर्म, प्लस 3 और 1 मिला के कितना हो गया 4√2, ये आ गया A5। अब इसके बाद में निकालते हैं A6। A6 को लिखने के लिए हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, A5 प्लस D। अब A5 निकालेंगे तो A6 इक्वल टू A5 अभी जस्ट पहले आया कितना 3 प्लस 4√2 और D हमारे पास है √2, तो √2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5। तो A6 हमारे पास आ गया 3 प्लस 5√2। अब निकालना है A7, तो A7 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, A6 प्लस D। A7 इक्वल टू A6 अभी आया यहाँ पे 3
प्लस 5√2 और डी हमारे पास है √2, तो वही यहाँ पे a7 इक्वल टू 3 तो अलग है, √2 ये 5 और ये 1, 5 और 1 कितने हो गए 6√2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए और नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल लिए। और नेक्स्ट 3 टर्म एक तो है a5 जो है 3 प्लस 4√2, एक है a6 जो 3 प्लस 5√2, एक है a7 जो 3 प्लस 6√2। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका 11th क्वेश्चन। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो आपको लगे भाई नहीं आएगा, बाकी आप खुद से ट्राई करें। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। देखो यहाँ पे जो a1 है वो a है, a2 है वो a स्क्वायर है, a3 है वो a क्यूब है और a4 जो है वो a की पावर 4 है। तो हम a2 की जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, क्योंकि a2 हमारे पास देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a स्क्वायर माइनस a और a3 है a क्यूब माइनस a2 है a स्क्वायर, फिर a की पावर जो यहाँ पे जो a4 है वो a की पावर कितना है 4 माइनस a3 जो है वो कितना है a क्यूब। जब भी हम दो टर्म्स के अंदर कॉमन लेते हैं तो कॉमन वो आता है जो दोनों के अंदर होता है। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, मतलब दोनों में a है तो वही कॉमन आएगा, जो चीज दोनों में होती है वो कॉमन आती है। तो यहां से मैं अगर कॉमन ले तो ओनली a कॉमन आएगा और जो कॉमन आता है उसका डिवाइड लगता है, a स्क्वायर में a का डिवाइड देंगे a टाइम जाएगा, मतलब स्क्वायर जाएगा a बच जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा बाहर आ गया, ओनली क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कंपेयर करके देखेंगे, a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, मतलब दो पावर दोनों में है, तो क्या कॉमन आएगा बाहर a स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ एक तो a बचेगा, 3 है ना तो एक बच गया और ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1। यहाँ पे कॉमन आएंगे तो यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a क्यूब है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे a क्यूब, क्योंकि क्यूब दोनों जगह है, और यहाँ बचेगा ओनली a और यहाँ पे पूरा बाहर आ गया 1। अब आप ध्यान से देखो ये दोनों तीनों के तीनों ब्रैकेट सेम है, a माइनस 1, a माइनस 1, a माइनस 1। आपको दिखने में ऐसा भी लग सकता है कि ये सेम है, लेकिन एक्चुअल में देखो तो इसके मल्टीप्लाई में a है, इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में a स्क्वायर है और इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में a क्यूब है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मालूम मैंने यहाँ पे 5 लिखा 3 जगह, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो सभी जगह रिजल्ट अलग अलग आएगा। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 15। तो ऐसा ही यहाँ पर है। अब आप ध्यान से देखो ये तो सेम है ब्रैकेट a माइनस 1, a माइनस 1, a माइनस 1, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है a से, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है a स्क्वायर से और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है a क्यूब से। तो ये तीनों सेम कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट एन एपी। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म भी नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हम तभी निकाल सकते हैं जो वो एक एपी की फॉर्म में हो। तो ये एक एपी था इसलिए नेक्स्ट टर्म निकाल दिए, ये एक एपी नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते। तो आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट करें और फिर अब अगले नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी क्वेश्चन के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है और एक लिया है क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन में दे रखा है √2, √8, √18, √32 और पहले हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। यहां रखते हैं a2 हमें दे रखा है √8 माइनस a1 हमें दे रखा है √2, a3 हमें दे रखा है यहाँ पे √18 माइनस a2 कितना दे रखा है √8, a4 दे रखा है √32 माइनस a3 दे रखा है √18। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूट का नंबर तभी घटता है, तभी जुड़ता है जब रूट के अंदर सेम होता है। तो यहाँ तो सभी जगह अलग अलग होती है, ना तो घट सकते ना जुड़ सकते, लेकिन कुछ रूट के नंबर को हम तोड़ के लिख सकते हैं अगर वो अगर टूट रहा है तो वो, जैसे यहाँ पे √8 है से √2 तो घटेगा नहीं, वो तो √2 में से घटेगा। तो मैं इस 8 को डिटेल से बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हम तोड़ते हैं। देखो क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2। अच्छा यही क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको ऐसे सोचना है कि मैं जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर मैं
क्या सोचूं, मतलब क्या ऐसा नंबर लिखूं जो किसी ना किसी का एक नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 2 लिखा, क्योंकि 4 2 8 होता है, तो 4 यहाँ पे स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर का। अब क्या स्क्वायर से अंडर रूट हटता है, तो यहाँ पे माइनस में √2 चल रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, कंप्लीट देखना, फिर आगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक नंबर ऐसा लिखा ना तो किसी न किसी का स्क्वायर हो, माइनस √2। अब स्क्वायर से अंडर रूट हटता है, तो ये तो अपने ऊपर से अंडर रूट उठाएगा, क्योंकि 2 तो ये तो 4 था, वो 2 का स्क्वायर था, तो यहाँ से अंडर रूट उठा लिया क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये तो आएगा बाहर। तो बाहर क्या आया 2, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 सिंगल है, तो इसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये अंदर आ जाएगा किसके अंदर, √2 के अंदर, मतलब रूट के अंदर माइनस √2। अब आप ध्यान से देखोगे तो रूट के अंदर सेम नंबर बन गया। हम √8 को डायरेक्ट क्या लिख दिए, 2√2। अब √2 यहाँ 2 है और ये √2 यहाँ 1 है, दोनों को घटाएंगे तो घट तो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर सेम नंबर है। तब दो में से हम एक घटाएंगे तो ओनली एक बचेगा, तो ओनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। ये पूरा पैटर्न हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे करेंगे, 18 लिखा हुआ है। अब 18 में हम सोचेंगे कि इसको क्या लिखे हैं, जो उसको जो फैक्टर करेंगे उसमें एक नंबर किसी न किसी का स्क्वायर हो, तो क्या लिखेंगे इसको, 9 × 2। अब 9 देखो 3 का स्क्वायर है, और वही √8 को अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा, मैं पूरा ही दोबारा नहीं बताऊंगा। √8 को हम क्या लिखते हैं, 2√2। अब 9 किसके स्क्वायर है, 3 का, तो अब डायरेक्ट बाहर ले लो 3, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। 9 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर आ गया और अंदर ओनली 2, माइनस 2√2। अब देखो ये √2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, √2 यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे ओनली कितना बचेगा, 1। ये भी √2 आ गया। फिर इसके बाद में ये देखते हैं √32। √32 को हम क्या लिखेंगे, 16 × 2। 16 2 32। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, माइनस, अच्छा √18 को दोबारा से नहीं कर रहा मैं, ये √18 को आप देख लो यहां से कंप्लीट क्या लिखेंगे, 3√2। अब ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 बाहर, √2 माइनस 3√2। अब ये √2 यहाँ पे 3 है, ये √2 यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे ओनली 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास यहाँ आया है, फर्स्ट बार चेक करने में भी √2 आया है, सेकंड बार यहाँ चेक किया ये भी कितना आया, √2, और यहाँ पर भी कितना आया, √2। तो सभी जगह अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज एन एपी, और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जब भी रूट के नंबर को आपको मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मतलब तोड़ना हो और बाहर लिखना हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे √2 को लिखा 2√2, √18 को लिखा 3√2, √32 को लिखा 4√2। तो जब रूट के अंदर कोई नंबर आया, जैसे मान लो कि रूट के अंदर नंबर आ गया 32 ले लेते चलो, और 32 को हमने लिखा क्या है अभी अभी, 4√2। तो आपको रूट के नंबर को बाहर निकालना भी आना चाहिए, और जो बाहर निकल गया उसको अंदर ले जाना भी आना चाहिए। तो जब बाहर निकालते हैं तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे 16 × 2 लिखा, 16 बाहर, 16 4 का स्क्वायर 4 आ गया। अब आपको मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि आपको बताना ये है कि ये जो नंबर अभी आपने लिखा है इसको इसमें वापस कैसे लेके आते हैं। तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जब भी कोई रूट के बाहर नंबर लिखा है उसको अंदर लेके जाना है, तो क्या प्रोसेस है, बाहर वाले नंबर का स्क्वायर करो और अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी आप करके देख लो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा 32। ऐसे ही आप इसमें चेक कर सकते हो, √18 को हम लिखे थे 3√2। अच्छा वापस ये लाना हो, जब भी बाहर से अंदर लेके जाते हैं बाहर वाले नंबर का 3 का स्क्वायर 9, और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वापस 18। ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो, √8 को क्या लिखे थे 2√2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 8। क्योंकि जो इसमें जो मतलब आंसर दे रखा है ना बुक के अंदर, वो इस फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि ये जो नंबर है वो भी इस फॉर्म में लिखे हुए, तो पहले हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आएगा और उसको हम इसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो आपको कन्वर्ट करना मैंने बता दिया। जैसे अभी हम यहां निकालते हैं, ये 4th टर्म तक दे रखा है, नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, तो A5। देखो A5 का जो फॉर्मूला है वही सिंपल, क्या A4 + D, लेकिन आपको यहाँ पे A4 जो है वो लिखा हुआ है √32, और प्लस डी अभी आया है ये √2। अब ये सबसे गंदी हरकत ये मत कर देना कि √32 में ये 2 ऐड कर दिया 34 आ गया। रूट का नंबर तभी ऐड होता है, तभी सब्ट्रैक्ट होता है जब रूट के अंदर सेम होता है, कभी अंदर से कभी ऐड नहीं होता है। तो ये √2 तभी ऐड हो सकता है जब यहाँ पे भी √2 है। तो अभी बताया ना √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2। इस √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, क्योंकि 16 × 2 करेंगे तो ये आएगा, प्लस √2।
अब रूट टू यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 4 कितना हो गया 5 रूट 2। लेकिन अब आंसर ये भी नहीं दे देगा कि फिफ्थ टर्म 5 रूट 2 है, लेकिन आप ये भी लिख के आते हो तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, लेकिन इसको वापस कन्वर्ट करना अभी सिखाया ना, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, तो मतलब मैं 5 रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ रूट 50। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा यहाँ पे रूट 50। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे A6 हम निकालेंगे तो क्या होगा A5 प्लस D, और A5 कितना है यहाँ पे अभी अभी आया ना A5 5 रूट 2, यही लिखो क्योंकि हमें वापस कन्वर्ट करना होगा। 5 रूट 2 प्लस D कितना है, D आया अभी यहाँ पे रूट 2, तो 5 और 1 मिला के कितना हो गया 6, तो ये आ गया 6 रूट 2। अब A6 में भी पीछे आंसर 6 रूट 2 नहीं दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो वही तरीका 6 का स्क्वायर 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको रूट 72। फिर उसके बाद में निकालना है A7 हम निकालेंगे तो A7 को क्या लिखेंगे A6 प्लस D, और A7 इक्वल टू A6 आप ये नहीं लिखोगे क्योंकि वापस इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो A6 को क्या लिखेंगे 6 रूट 2 प्लस D हमारे पास है रूट 2, तो ये कितना हो गया 6 और 1 मिला के कितना हो गया 7, तो A7 आ गया 7 रूट 2। लेकिन आंसर इस फॉर्म में दे रखा है तो स्क्वायर करो 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A7 आ जाएगा रूट 98। तो इस तरीके से पहले हमें ये चेक करना था कि एपी है या नहीं है, एपी है क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और नेक्स्ट जब हम निकाले यहाँ पे तो A5 आया हमारे पास, A5 आ रहा है रूट 50, A6 आया है रूट 72 और A7 आया है रूट 98। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म ये हो गए। अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दे रखा है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर है रूट 3, सेकेंड टर्म है रूट 6, थर्ड टर्म है रूट 9 और फोर्थ टर्म है रूट 12 है। चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, तो d इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 हमारे पास दे रखा है रूट 6 माइनस A1 है रूट 3 इक्वल टू A3 हमारे पास दे रखा है रूट 9 माइनस A2 दे रखा है रूट 6, A4 रूट 12 है माइनस A3 दे रखा है रूट 9। अब इसमें भी अपन डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं, तोड़ के लिखते हैं, तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे रूट 6 है तो रूट 6 को हम ऐसे दो टुकड़े नहीं कर सकते जो इसमें किसी न किसी का एक स्क्वायर है। रूट 6 को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। अब रूट 6 को ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 बस। अब ना तो 3 किसी का स्क्वायर है और ना 2 किसी का स्क्वायर है। और एक चीज आपको स्पेशल यहाँ पे समझनी है कि कोई भी रूट का नंबर है इस तरीके से, जैसे अभी रूट 6 को ले लो तो मैं इसको क्या लिखा अभी 3 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई में हम दोनों पे अलग अलग रूट भी लगा सकते हैं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं रूट के नंबर तो उनके अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जबकि प्लस और माइनस में नहीं हो सकता। प्लस माइनस में ओनली सेम रूट का नंबर सेम रूट के नंबर में ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। ये अगर आता है जैसे मान लो कि रूट 6 3 मल्टीप्लाई 2, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। और ऐसे दो नंबर कोई और भी है तो उनके अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 2 जा 6 ये आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो रूट 3 रहेगा। और मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ कॉमन है इसके अंदर। अब यहाँ पे रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो रूट 9 तो 3 का स्क्वायर है, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आना है और 3 3 9 भी आ जाएगा इस तरीके से। माइनस रूट 6 को हम क्या लिखेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, अभी मैंने बताया यहाँ पे। फिर ये है रूट 12 है, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 4 तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो इससे तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 रूट 3। अच्छा 2 रूट 3 इसलिए लिखा 4 इंटू 3 करेंगे, 4 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ गया 2 और 3 अंदर आ जाएगा। माइनस ये रूट 9 को क्या लिखेंगे, ये तो लिख दिया इसको 2 रूट 3 माइनस इसको लिख देते हैं वही रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। अब यहाँ पे सभी में रूट 3 है, इनमें भी रूट 3 है, इसमें रूट 3, यहाँ भी रूट 3, यहाँ भी रूट 3, तो सब में रूट 3 कॉमन आ रहा है। और इस तरीके का अभी पहले भी क्वेश्चन कराया था उसमें भी यही पैटर्न था, तो रूट 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच रहा है रूट 2 माइनस पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1। फिर यहाँ पे देखो रूट 3 दो बार है, यहाँ पे एक बार, तो ओनली एक ही तो कॉमन आएगा, रूट 3 बाहर आया, ये वाला तो बाहर आ गया, ये बच रहा है यहाँ पे रूट 3, और ये बाहर आ गया तो यहाँ बच रहा है माइनस ओनली रूट 2।
फिर इन दोनों में √3 कॉमन लेते हैं, तो ये √3 बाहर आ गया, यहाँ बच रहा है 2 और ये √3 बाहर है, तो एक यहाँ पे √3 बच रहा है। अब वही पैटर्न यहाँ हो गया, देखो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3, ये सभी में सेम है, लेकिन इस √3 को √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस √3 को √3 - √2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब किसी सेम नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग नंबर ही आएंगे, ये सारे के सारे इक्वल नहीं हो सकते, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एपी, और डू नॉट फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, क्योंकि कोई एपी नहीं है तो हम उस पर अगले टर्म भी नहीं निकाल सकते। अभी मैंने इसमें 4th क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बता दिए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, वो आप खुद से ट्राई करें, और कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन हो गया है, और कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज का बेसिक। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये नोट करें। थैंक यू।